हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में अपने एक सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो कि ये आरबीआई ग्रेड बी का पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये फेज़ 2 का सब्जेक्ट है, तो जिन जिन लोगों ने फेज़ 1 क्लियर किया है उनके ये काम आएगा। बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोस दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द लाइक बटन. Do share your comments and let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. जो हमारा पेपर 3 है वो है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो पहला टॉपिक है आपका वो आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसी को हम जो है आज थोड़ा देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो पहले तो होते क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फंक्शंस जो है वो क्या क्या है। यहाँ पे है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये एक्चुअली है क्या। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दीज आर अ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो है उसका एक पार्ट है। तो पूरा ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें फाइनेंशियल मार्केट आता है, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें रहती हैं। उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे वर्ड आता है मार्केट। तो मार्केट क्या है? मार्केट एक सिंपली एक ऐसा प्लेस को हम बोलते हैं जहाँ पे बायर होता है, वी हैव अ बायर ऑन वन साइड एंड देन वी हैव अ सेलर ऑन अदर साइड। और ये क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रहता है, हमारा एक प्रोडक्ट रहता है। बायर जो होगा, बायर को उस प्रोडक्ट को खरीदना रहेगा और जो हमारा सेलर होगा वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को सेल करेगा। हमारे जो बायर है उसका कुछ ना कुछ नीड रहता है और उसके पास मनी रहता है। इस नीड को फुलफिल करने के लिए उसको एक प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट लेके कौन बैठा है, ये हमारा सेलर बैठा है। तो बायर क्या करेगा, बायर की तरफ से डिमांड राइज होगा फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, एक ऐसा प्रोडक्ट दैट विल उसका जो नीड है उस नीड को सेटिस्फाई करता हुआ प्रोडक्ट का डिमांड होगा और उस डिमांड के अगेंस्ट जो है ये जो हमारा सेलर है उस प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मनी और प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा। मनी जो है बायर की तरफ से सेलर को जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो सेलर की तरफ से बायर को जाएगा। और इसी डिमांड एंड सप्लाई में प्राइस डिस्कवरी भी रहता है। अब देखो, मार्केट में खाली एक ही सेलर नहीं रहता, मार्केट में काफी सारे सेलर्स रहते हैं और सारे सेलर्स देखो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चक्कर में क्या हो जाता है, वो उस प्रोडक्ट को वो कम रेट में देते हैं या फिर कुछ ऑफरों के साथ देते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका कंपटीशन जो है मार्केट में बढ़ जाता है और वही उस प्रोडक्ट के प्राइस को जो है वो इफेक्ट करता है। इट विल रिजल्ट इन प्राइस डिस्कवरी एज वेल। मार्केट प्लेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा बायर होगा, जहाँ पे एक साइड पे सेलर भी रहेगा। देयर विल बी डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी भी आपका रहेगा। मार्केट प्लेस में ओवरऑल आपका ये रहता है। मार्केट प्लेस हम लोग समझ गए कि वहाँ पे हो क्या रहा है। फाइनेंशियल मार्केट भी जो है वहाँ पे भी सिमिलर चीज ही हो रहा है। वहाँ पे भी ऑन वन साइड देयर विल बी बायर्स, देन ऑन द अदर साइड देयर विल बी सेलर्स और वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारा रहेगा। ओके, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि हेल्प करेंगे टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन। और ये सेलर का रोल भी प्ले कर सकते हैं या फिर दे कुड वो कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं टू एनेबल दिस सेल एंड परचेज ऑफ ऑल दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारा आता है। अगर हम ओवरऑल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, देखो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, पूरे में क्या रहता है, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा जो है वो काफी ज्यादा रहता है, यानी कि उनके पास पैसा सरप्लस में रहता है। और जो दूसरे तरफ एरिया में ऐसे लोग होंगे जिनके पास जो है पैसों की कमी रहती है, इनके पास पैसा कम रहता है, यानी कि यहाँ पे डेफिसिट होगा फंड। तो जिनके पास सरप्लस फंड रहता है वो तो अपना पैसा दे सकते हैं आगे को, और जिनको डेफिसिट फंड होता है उनको पैसों की जरूरत होती है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल है क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें वो एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं ये सारे इंस्टीट्यूशंस बिटवीन ऑल दोज पीपल जिनके पास सरप्लस फंड है एंड ऑल दोज पीपल जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है।
अगर हम फ्लो ऑफ फंड्स की बात करें, फ्लो ऑफ फंड्स किस तरीके से रहेगा? फ्लो ऑफ फंड्स जो है, जहां सरप्लस फंड्स जहां पे है वहां से मूव करके इट विल मूव टू दिस डेफिसिट फंड्स। हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम का मेजर एक फंक्शन यही रहता है टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, ओके, बिटवीन दिस ऑल दीज पीपल जिनके पास सरप्लस फंड है एंड टू मूव दिस टूवर्ड्स दैट पीपल जिनके पास जो है फंड्स की कमी है। उनको काफी सारे चीजों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी भी कारणवश उनको फंड्स जरूरी होता है, फंड्स चाहिए होता है, तो ये फ्लो करवाने में जो है वो मदद करता है। तो मेनली अगर आप देखोगे कि डेफिसिट ऑफ फंड्स किसके पास रहेगा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसों की कमी रहता है? पहले हो गए हमारे जैसे बिजनेस फर्म्स हो गए, फिर गवर्नमेंट एक ऐसा चीज है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरे का पूरा जो इंडिया के जो लोग हैं उन सबको वो केटर करना होता है। बहुत सारे आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए फंड चाहिए होता है और वो फंड जो है बहुत करोड़ों में जाते हैं। तो उनके पास, गवर्नमेंट के पास हमेशा डेफिसिट ऑफ फंड रहता है, उनको फंड की जरूरत होती है। सरप्लस ऑफ फंड मेनली किसके पास रहता है? मेनली यहाँ पे हाउस होल्ड के पास रहता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स वगैरह करते हैं। अब हाउस होल्ड जो है पूरा अपना पैसा जो है वो खर्च नहीं करता है, वो सेव भी करते हैं। उनके पास जो है सरप्लस फंड जो है हमेशा रहता ही रहता है। ये जो हाउस होल्ड होते हैं ये मेनली सारा का सारा अपना पैसा जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं ना। कंज्यूम एक पॉइंट तक वो कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वो उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, एंड ये सेव ही जो है वो सरप्लस के फॉर्म में आ जाता है। ये सारा पैसा जो है सरप्लस फंड, इनका एक्चुअल में सेविंग्स है। और हम लोग अपने सेविंग्स को क्या करते हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई हम क्योंकि अपने पैसों को खर्च नहीं कर रहे हैं, हम उसे सेव करके बैंक में डाल रहे हैं, तो हम ऐसे सिंपली बैंक में अगर देखो, अगर आप सेविंग में अकाउंट में डालोगे तो उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम रहता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में डालोगे, ओके, 3% इतना ही मिलता है, 3-4% से ज्यादा आपको नहीं मिलता है। बट उसको अगर आप कुछ और प्रोडक्ट्स में डाल दोगे तो उसमें आपको रिटर्न्स जो है वो ज्यादा मिलता है। तो ये हाउस होल्ड क्या करता है, अपना जो सरप्लस फंड है, इसका सरप्लस फंड ये सारा सेविंग्स है, इस सरप्लस फंड को क्या करना की कोशिश करेगा, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा, ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद के या फिर ऐसे स्कीमों में डाल के जो कि ज्यादा क्या दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। ओके, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? अब ये लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढेंगे जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास डेफिसिट ऑफ फंड है वो है हमारे बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट। इनके पास डेफिसिट ऑफ फंड्स है तो ये क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ जो है स्कीम्स लॉन्च करेंगे। ओके, स्कीम्स जैसे कि आपका पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, या फिर शेयर्स हो गए, इस तरीके के बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है जो कि ये लोग ऑफर करते हैं। और इन प्रोडक्ट्स में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा मिलता है ओवर। अगर आप सेविंग में डालो तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, बट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में आपको जो है इंटरेस्ट वगैरह जो है ज्यादा मिलता है, या फिर आपको किसी कंपनी का ओनरशिप का भी मौका मिलता है। अभी आजकल देखोगे आप लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, या फिर जो कंपनीज होते हैं उसके शेयर्स खरीदते हैं। तो आप कर क्या रहे हो, आप कंपनियों के शेयर खरीद रहे हो। ओके, ये सोच के कि भाई फ्यूचर में जो है वो वैल्यू उसका बढ़ेगा, कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी हमारे शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। तो ये माइंडसेट लेके जो है ये लोग, जो हाउस होल्ड के लोग हैं जिनके पास पैसा सेविंग उन्होंने कर रखा है, उसको वो इन्वेस्ट करने निकले हैं। एंड यहाँ पे ये वाले लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी है, तो इन लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स बना दिए कि ताकि ये लोग जो है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो लोग आके इस स्कीमों में इन्वेस्ट करें, यानी कि इसमें अपना पैसा लगाए, क्योंकि इनको पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस फर्म्स को। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो ऑफ फंड्स की बात करें तो फ्लो ऑफ फंड्स किस तरीके से रहेगा, ओके, फ्लो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आपका कैसे रहेगा, यहाँ पे जो सेविंग्स है, सेविंग्स मूव करेगा फ्रॉम द सरप्लस साइड टू द डेफिसिट साइड। ओके, फ्लो ऑफ फंड्स आपका रहेगा फ्रॉम सरप्लस साइड टू द डेफिसिट साइड, और उसके बदले में इन लोगों को क्या मिलता है, कुछ ना कुछ जो है आपको, जो भी आपका जो है डिविडेंड रहेगा या फिर कुछ ना कुछ जो इंटरेस्ट मिलेगा, इनको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड अदर फाइनेंशियल क्लेम। तो इस तरीके से आपका फ्लो ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे जो है रहता है इन अ फाइनेंशियल मार्केट।
सो ये सारे हमारे सीकर्स ऑफ फंड्स हैं, ओके, दे आर सीकर्स ऑफ फंड, क्योंकि इनको जो है पैसों की जरूरत है और वो क्या करेंगे, अट्रैक्टिव स्कीम्स लेके आएंगे जिससे कि वो जो है इन हाउस होल्ड को, इन लोगों को जिनके पास सरप्लस फंड है उसको अट्रैक्ट कर पाए। अब ये जो हाउस होल्ड है भाई, इनका ये जो है हार्ड अर्नड मनी है ना, हम बहुत, ये लोग बेचारे सुबह से शाम तक जो है अपने जॉब में कर करके काम कर करके ये जो है अपना सेविंग्स करते हैं। तो ये लोग ऐसे ही कोई भी स्कीम में नहीं कूदेंगे, ये बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करेंगे। अब हर बंदा है, आप भी अगर आप किसी स्कीम में पैसा लगाओ, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप उसमें पैसा लगाने जाओ, आप पहले उसका एनालिसिस करते हो कि भाई इसमें क्या चीज़ है, कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा, जिस कंपनी में मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ वो कंपनी स्टेबल है भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पीपीएफ स्कीम के बारे में पता चला और मैं सोच रहा हूँ कि भाई चलो मैं पीपीएफ स्कीम में पैसा लगाता हूँ, पहले मैं देखूंगी कि अच्छा ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, मतलब ये डूबने नहीं वाला है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कल को ये बोले कि ये बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें फिर मैं रिटर्न्स देखूंगी कि भाई इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो इस हिसाब से जो है मैं डिसाइड करूंगी। तो मेनली जो आप क्या करते हो एज अ कस्टमर, हम क्या करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं। एंड एनालिसिस जो है हम बेसिकली 2 टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ओके, उन प्रोडक्ट्स का एज वेल एज वो जो कंपनी है जो, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट्स को जो है ऑफर कर रही है, हम उसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, एज वेल एज हम जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्लस इस पैसा लगाने से पहले ये लोगों का जो है वो रिस्क कैपेसिटी भी मैटर करता है कि भाई हम कितना पैसा लगा सकते हैं, ओके। तो सेविंग में भी होता है कि एक रिस्क की बात होती है। अब जैसे अगर आप शेयर खरीद रहे हो ना, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं कोई ऐसी जगह ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ कि भाई जहां पे सेफ एंड सिक्योर हो, या फिर मैं ऐसा प्रोडक्ट चाहता हूं कि जिसमें रिटर्न बहुत ज्यादा हो। अब भाई देखो, रिटर्न अगर ज्यादा चाहिए ना आपको, तो उसमें जो है रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा, ओके। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपए खाली पड़े हुए हैं, ओके, अगर इन 50,000 रुपयों को मैं सोचूं कि मैं अगर किसी कंपनी में डालूं और गलती से वो कंपनी डूब गया तो क्या होगा मेरे, तो आपको उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर डूब गए तो ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर कम फर्क पड़ेगा। तो आपको जो है यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न, आपका रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है। अगर इस टेकिंग एपेटाइट आपका उतना नहीं है तो आप क्या करोगे, सिक्योर प्रोडक्ट्स में लगाओगे, बैंक में जाके एफडी कर दोगे, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स रहते हैं, उन सब स्कीम में जो है आप जो है पैसा लगा सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं। तो यहाँ पे रिस्क कैपेसिटी जो है मैटर करता है इस इंडिविजुअल का, क्योंकि इसका जो है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड अर्न मनी है। प्लस यहाँ पे एक और तीसरा चीज हम सोचते हैं, दैट इज लिक्विडिटी, ओके। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरे को इमरजेंसी में, अब मैंने पैसे तो किसी स्कीम में लगा दिए, बट अगर मेरे को इमरजेंसी में घर में कुछ दिक्कत हो गया और मेरे को एकदम से फंड चाहिए, तो क्या मैं उस पैसों को तोड़ सकती हूँ, लिक्विडिटी है कि नहीं, क्या मेरे को वो फंड जो है वो वापस मिलेंगे टाइम से जरूरत पड़ने पे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, पीपीएफ वगैरह स्कीम्स होते हैं, उसमें लॉक इन पीरियड रहता है, ओके, देयर इज अन लॉक इन पीरियड, कुछ टाइम का लॉक इन पीरियड रहता है, उससे पहले आप उसको तोड़ नहीं सकते। बट अगर जैसे शेयर्स वगैरह का हो गया तो आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी में जो है आप उसको जो है बेच भी सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, रिस्क कैपेसिटी देखना पड़ेगा, रिटर्न्स आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से रिटर्न चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए या कम रिटर्न चाहिए क्या, या फिर आपको जो है रिस्क आप कितना ले सकते हो, प्लस आप यहाँ पे लिक्विडिटी भी देखोगे। सो ओवरऑल ये जो है फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी है कि फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्लो हो रहा है फ्रॉम ऑल दी सीकर्स, ऑल दी सीकर्स जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्लो करवा रहे हैं, और जिनके पास ज्यादा सरप्लस फंड है वो यहाँ पे इन जगहों पे, इन एवेन्यूज पे, इन बूफे ऑफ प्रोडक्ट्स में वो क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने पैसे को लगा रहे हैं। As we have already talked about, to those who invest in productive assets. Now, definitely, when I do any type of investment, I would be more concerned about where it is going to be allocated, right? So, my hard-earned income, where it is going to be used, is what is my major concern. Why? Because, as I said earlier, I'm more concerned about the return as well as the security of my principal. So, when I say yes, the flow of funds take place. The flow of funds take place from the savers. That
that is the savers of the fund, the household people, right, who have a saving, and it is given or it is passed on to those people who are going to invest the same money into productive assets, right? So what financial system does is it mobilizes and usefully allocates the scarce resources of a country. It facilitates सो फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल कर क्या रहा है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ओके, यहाँ पे जिनके पास ज्यादा पैसा है वहां से वो एलोकेट करता है उन रिसोर्सेस को टू ऑल दीज पीपल जिनके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रिसोर्स है काफी स्केयर्स है। ये जो स्केयर्स रिसोर्स है जो कि हमारा मनी है उसको वो जो है सप्लायर से किसके पास देता है, डेफिसिट वालों के पास जो है रिसोर्स एलोकेशन में भी ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो मदद करता है। एंड इन सब से जो है जब डेफिसिट वालों के पास जाता है, लेट से गवर्नमेंट के पास अगर जाए, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स निकाले एंड उन स्कीम्स में जो है काफी सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था, गवर्नमेंट के पास जो है पैसा आ गया। उस पैसों का गवर्नमेंट करती क्या है, वो वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो है वो लगा देती है। वो वेरियस लेट से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, इन सब में जो है उन पैसों को लगाती है। ओके, वेरियस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है बजट एलोकेशन वगैरह जो होता है वो इसी सब से होता है। तो इन सब से होगा क्या, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। ओके, तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है इट प्लेज अ की रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ। फिर नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव यही है कि इट फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वो कैसे करती है, बाय एक्टिंग एज अ लिंक। वो एक लिंक की तरह एक्ट करती है, वो एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करती है जो कि लिंक करता है किसको, जिनके पास पैसा ज्यादा है और जिनके पास पैसों की कमी है, उन दोनों को जो है ये जो सप्लायर्स हैं, ओके, जो सप्लायर्स है और जो डेफिसिट में है उन दोनों को लिंक करने का काम करता है, जिससे कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सो ओवरऑल ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, एक मार्केट जो है अपने आप में क्रिएट कर देता है, जिस मार्केट के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का क्या होता है, लेन देन होता रहता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है एक्सचेंज होता रहता है क्या, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। उसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स आपका रहेगा। जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट तो हमने पढ़ ही लिया कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है किसका, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट आता है, आपका कैपिटल मार्केट आता है और आपका फॉरेक्स मार्केट आता है। हम यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं, इसलिए अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट रहेगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट में वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जैसे कि लोन हो गया आपका, डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इक्विटीज हो गया, ये सारे आपके जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका लेन देन जो चलता रहता है। फिर हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज योर थर्ड कंपोनेंट है, वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आपका आता है बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है एंड इन सब का काम क्या है, ये चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं फंड फ्लो में। मेनली वो जो फंड होता है, फंड का फ्लो में जो है फ्रॉम द बायर्स, फ्रॉम ऑल दो सीकर्स टू ऑल दोज पीपल जिनको जो है पैसे जिनके पास ज्यादा है, टू ऑल दी सीकर्स। तो इन दोनों के बीच में जो टू चैनलाइज दीज फंड, ये फंड का फ्लो करने के लिए जो है ये सारे इंटरमीडियरीज जो है वो हमारी मदद करते हैं। तो मेनली कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 3 चीजें आपका आ गया। पहला आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट, अगर आपका जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो ये 2 तरीके से हो सकता है। ओके, ईदर इट कुड बी फॉर्मलाइज्ड या फिर इट कुड बी इनफॉर्मल। तो आपका जो फॉर्मल जो होता है वो प्रॉपरली जो होता है ये रेगुलेटेड आपका रहता है।
ये आपका रेगुलेटेड रहेगा, कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी, ओके, यहाँ पे जो है रेगुलेटरी बॉडी कोई ना कोई रहेगा जो कि इन सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, इन सारे फॉर्मल, इन सब को जो है प्रॉपर तरीके से जो है अपने रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स वगैरह यहाँ पे होंगे, सबको प्रॉपर तरीके से करके रखेगा। बट यहाँ पे इनफॉर्मल में जो है वो प्रॉपर यहाँ पे रेगुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइक आपका आरबीआई हो गया, आरबीआई क्या है, आरबीआई एक रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर जो है यहाँ पे जो है पूरे चीज को, जो यहाँ पे जितने भी आपके फॉर्मल में आते हैं उन सब का जो है रेगुलेटरी बॉडीज, इन सबको रेगुलेट करने का काम रेगुलेटरी बॉडीज का है। लाइक आपका सेबी हो गया, आपका आरबीआई हो गया, पीएफआरडी, ये सब का काम जो है इनको रेगुलेट करने का रहेगा फॉर्मल सेक्टर को। सो ये फॉर्मल में आपके जैसे सारे कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे जो है इन सब का देखो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और इनको जो है रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो ये सारे फॉर्मल में आते हैं। और इनफॉर्मल में आपका जैसे कि इंडिविजुअल मनी लेंडर्स हो गए, फंड्स हो गए, छोटे छोटे एसोसिएशंस हो गए, ब्रोकर्स हो गए, चिट फंड्स हो गए, ये सारा आपका इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में यू हैव फॉर्मल ऑन वन साइड एंड इनफॉर्मल ऑन अदर साइड। फॉर्मल जो है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया एंड जो इनफॉर्मल है दैट इज योर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, उसमें जो है रेगुलेटर्स रहेंगे, ओके, देन उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। रेगुलेटर्स में यहाँ पे आपका जैसे आरबीआई, ओके, आपका सेबी, पीएफआरडी है, तो इस तरीके से जो है काफी सारे रेगुलेटर्स रहेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके बैंक्स वगैरह आ गए, ये सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आपके रहेंगे। देन आपका फाइनेंशियल मार्केट आ गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जबकि आपका जो ऑन द अदर हैंड यू हैव दिस इनफॉर्मल सेक्टर विच इज अनऑर्गेनाइज। यहाँ पे आपके मनी लेंडर्स आते हैं, लोकल ब्रोकर्स आते हैं, ट्रेडर्स, यू हैव लैंडलॉर्ड्स हियर, पॉन ब्रोकर्स, ये सारे जो है इनफॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अब रेगुलेटर तो हमने देख लिया भाई आरबीआई से भी, ये सब हमारे रेगुलेटर्स है। फिर हम ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन रेगुलेटर्स के अंडर आते हैं, इसको भी हम फर्दर जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक ऑल दीज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को अगर हम देखें, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को आप दो तरीके से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हो। पहला हो गया आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और जो second have that is your scheduled cooperative banks. Right, so the major four categories of financial institutions are banking institutions, non-banking institutions, mutual funds, and insurance and housing finance companies. Now, coming to the first one, banking institutions. Now, the banking institutions are further subdivided into two major types. Which are the two major types of financial institutions? So ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये सब जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं एंड ये इन सब का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, ओके। सो आरबीआई के अंडर ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सब रेगुलेट होते हैं। फर्दर हम देखें अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में वी हैव अवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेकंड वी हैव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि हमारा जैसे पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ओके। सो ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे कि हमारा आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ओके, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। देन वी हैव अवर फॉरेन बैंक्स, ओके, फॉरेन बैंक्स। फाइनली वी हैव अवर रूरल बैंक्स जो कि एकदम जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है ये लोग काम करते हैं। सो ऑल दीज आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये सारे मिल गए, ये चार चीजें मिला के हमारा जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एज वेल एज अवर आरआरबीज। अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनमें जो है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा, मेजर जो है मेजर शेयर होल्डिंग रहेगा वो किसका रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का रहेगा। सो मोर देन 51% जो है यहाँ पे किसका स्टेक रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा। सो यहाँ पे मेन जो पार्टिसिपेशन किसका रहेगा, आपका मेन जो इक्विटी जो है मैक्सिमम किसके पास रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास रहेगा, ओके। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या रहेगा कि भाई जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो इक्विटी है गवर्नमेंट का, वो काफी कम या फिर ना के बराबर ही रहता है, ओके, काफी कम रहता है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। और आपका फॉरेन बैंक्स क्या होगा, फॉरेन बैंक्स ऐसे बैंक्स है जो कि और कोई और कंट्री में रहेगा, ओके। इनका जो हेड ऑफिस है, इनका जो हेड ऑफिस मेनली कोई और कंट्री में रहेगा, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, किसी भी दूसरे कंट्री में रहेगा। बट उन्होंने कहा कि चलो हम जो है अपना एक ऑफिस जो है इंडिया में भी खोलते हैं। तो ये ऐसे बैंक्स हैं, ओके, दीज आर अवर फॉरेन बैंक्स।
नेक्स्ट आपका आता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंडर जो है हमारा दो आता है, एनबीएफसी एज वेल एज योर डीएफआई। एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एक ऐसा कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट वी हैव द डीएफआई। डीएफआई जो होता है वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है। ये क्यों बने थे? इनका मेनली एम यही था कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है उस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ओके, उसके डेवलपमेंट के लिए जो है ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो बने थे। सो फर्दर आपका जो एनबीएफसीज जो होते हैं वो इधर दे कैन बी इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी या फिर हायर परचेज फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकता है, लोन कंपनी हो सकता है। और ऐसे कंपनी जो कि इन चारों में फॉल नहीं करता वो दे विल बी योर रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो मेनली आपका ये चारों रहेगा। एनबीएफसी जो है इधर आपका इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी होगा, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा या फिर लोन कंपनी रहेगा। कुछ भी इसके हटके होगा दैट विल कम अंडर योर रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो फर्दर अगर हम डीएफआईज की बात करें, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसमें आपके फर्दर कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि पहले कैटेगरी में आपका ये पहले कैटेगरी वाले सारे वो हैं जो कि नेशनल लेवल पे आपको मिलेंगे, ओके, ये सारे आपको नेशनल लेवल पे मिलेंगे। जैसे आपका आईएफसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, आईडीएफसी, सिडबी, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, एनएचबी, तो ये सारे जो है नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके। देन अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, आपको स्टेट लेवल में जो अगर कोई डेवलपमेंट वगैरह की बात आती है तो उसमें आपके स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन सारे आते हैं, एसएफसीज और आपके एसआईडीसीज वगैरह ये इसमें आते हैं। इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें ईसीजीसी आ गया आपका, और जो डीआईसीजीसी है, ये सब भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डीएफआईज जो है मेनली आपका जो है यही रहेगा, नेशनल लेवल पे ये सारे रहेंगे, स्टेट लेवल पे ये सारे रहेंगे, और अदर इंस्टीट्यूशन जो है जो सपोर्ट में जो है फर्दर जैसे ये सब ईसीजीसी वगैरह जो है वो डीएफआई में आते हैं। सो होप ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इसका ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक बार देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आपका आता है कैपिटल मार्केट एंड आपका सेकंड आता है मनी मार्केट। सो ये कैपिटल मार्केट है क्या? सो जो कैपिटल मार्केट है वो एक ऐसा मार्केट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो भी मार्केट रहता है वो हमारा यहाँ पे कैपिटल मार्केट में। सो अगर किसी को जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा रखना है तो वो मनी मार्केट में जाके इन्वेस्ट करेगा। सो मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटल मार्केट में आपका सारा जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है और मनी मार्केट में आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। तो कोई भी इन्वेस्टर है जिसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, ही विल एलोकेट हिज फंड टू हिज कैपिटल मार्केट। वो कैपिटल मार्केट जाके जो है कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद लेगा, और अगर उसको जो है शॉर्ट टर्म में जो है इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ पे मनी मार्केट में रखेगा। मनी मार्केट यूजुअली जो है वो आरबीआई वगैरह जो यूज करता है, किसके लिए? जो हमारे कंट्री का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई यूज करता है इस मनी मार्केट को। ये काफी ज्यादा जो है शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। सो ये जो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी मार्केट हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, सीपीसीडी, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, ये सारे जो है ये मनी मार्केट के आपके अंडर आता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कहलाते हैं ये सारे। तो ये आपका जो हो गया ये शॉर्ट टर्म के केस में होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा कैपिटल मार्केट आता है, जिसमें कि हमारे 3 तरीके के जो है आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट। आप किस तरीके से कर सकते हो? या तो आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हो, या फिर वी हैव योर डेब्ट मार्केट एंड देन वी हैव डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट में मेनली जो है शेयर्स वगैरह रहता है वो इक्विटी मार्केट में आते हैं। डेट मार्केट में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीसेक, पीएसयू बॉन्ड, ये सारे जो है आपका जो है डेट मार्केट में आता है। अब ये हर तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबका जो है फीचर अलग अलग है, सबके फीचर जो है अपने अलग अलग रहते हैं, वो अभी हम डिटेल में नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। हमें पता होना चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें, जस्ट हम एक स्नैपशॉट के लिए जो है हम ऊपर से ओवरव्यू यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो डेट मार्केट जो है फर्दर ये प्राइमरी सेकेंडरी भी हो सकता है। इसमें आपके जो है प्राइवेट कॉर्पोरेट जो है वो आते हैं, पीएसयू बॉन्ड मार्केट आता है, जीसेक मार्केट, ये सारे जो है हमारे डेट मार्केट के अंदर आता है। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कुछ ना कुछ अंडरलाइंग होता है जिससे कि उसका वैल्यू किसी भी उसका वैल्यू जो है वो डिराइव्ड होता है। तो ये जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वगैरह रहता है, उसमें इधर इट कुड बी इंडेक्स या फिर स्टॉक। तो
ये आपका डेरिवेटिव मार्केट हो गया। तो कैपिटल मार्केट में मेनली जो है आपका इक्विटी रहेगा, डेट मार्केट रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। मनी मार्केट में आपका जो है हमने जो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने देख लिए। तो मेनली ओवरव्यू हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप कहाँ जाओगे, आप कैपिटल मार्केट में जाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप मनी मार्केट में जाओगे। सो ओवरऑल हमने क्या देखा कि भाई कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के, फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह हमने देख लिया वो क्या होता क्या है, और उसमें मेनली आपका क्या क्या रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके रहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स आपका रहेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स रहेंगे, ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह रहेंगे, आरबीआई, सेबी वगैरह जैसे, एंड आपका कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज रहेगा। सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर फाइनेंशियल सिस्टम एंड बेसिक जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल एक स्नैपशॉट जो है हमने कवर अप कर ली।